नमस्कार। अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर्यश चौबे अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9th के सोशल स्टडी की क्लास में आज हिस्ट्री पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर चर्चाएं की थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति क्या है, इसके होने का कारण क्या था। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में सारी बातें बताई हैं कि इसका कारण क्या था, क्या रीजन था फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन का। आज हम उसी पर, जो इसकी फर्स्ट टॉपिक है, उस पर चर्चाएं करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल पर पढ़ने वाले नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और डिसलाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अगर इंट्रोडक्शन आप इसका देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली प्लेलिस्ट में हमारी पिछली वीडियो जाइए, हिस्ट्री के फ्रांस रिवॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट में, और उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि क्या कारण था। हिस्टोरियंस उन्होंने कहा इसके कई रीजंस थे। कौन कौन से रीजंस थे इसके बारे में आप चर्चाएं आज हम करेंगे कि इन 1774 लुई 16 एज द बॉर्बन फैमिली किंग्स असेंटेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। कह रहा है 1774 में जो लुई 16 था, जो बॉर्बन फैमिली का राजा था, या कह सकते हैं प्रिंस या राजकुमार था, वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा या वह किंग बना। He was 20 years old and married with the Austrian princess Mary Antoinette। कह रहा है कि वह 20 साल का नौजवान था और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से उसकी शादी हुई थी, या उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई थी। Upon the ascending the new king found the imperial treasury। कह रहा है कि जैसे उसने नए राजा के रूप में वह फ्रांस की गद्दी पर बैठा, उसने यह पाया कि फ्रांस का ट्रेजरी यानी खजाना खाली था। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक चलने वाला युद्ध जो था, उसके कारण फ्रांस का खजाना बह चुका था, यानी नष्ट हो चुका था। एडेड ऑफ दीज वॉज कास्ट ऑफ मेंटेनिंग एज द अट्रैक्टिव courts of the immense place of the Bastille। लंबे समय तक चलने वाला जो युद्ध था, उसके कारण फ्रांस का खजाना यानी फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो पूरी तरह समाप्त हो गया था। Added to this war cost maintaining as the incredible courts and immense places of Bastille under the Louis XVI French helped to the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। क्यों ऐसा हुआ था कि अपने मेंटेनेंस को, अपने फिजूल खर्ची, कोर्ट के खर्चे को, बेस्टिल के खर्चे को, अपने महल के खर्चे को मेंटेन करने के साथ साथ लुई 16 जो था वो फ्रांसीसियों की हेल्प कर रहा था। अमेरिकन कंट्री जो 13 अमेरिकन कॉलोनी थी उसे ब्रिटिशों के हाथ से छुड़ाने या ब्रिटिशों के हाथ से, अंग्रेजों के हाथ से स्वतंत्र कराने के लिए वह फ्रांसीसियों की मदद भी कर रहा था। The war had more than billion lives to be debt that had already risen in more than 2 billion lives। कह रहा है उसके लिए, उस वार के खर्च के लिए लगभग अरबों लाइवर्स जो था कर्ज था, और उसके अलावा 2 बिलियन लाइवर कर्ज फ्रांस के ऊपर लग चुका था। लेंडर हुआ gave to state credit now began to charge 10% interest on the loan। जो उधारक थे यानी जो देनदार थे, जिन्होंने उधार दिया था सरकार को या फ्रांस की गवर्नमेंट को, वह लोन के बदले 10% इंटरेस्ट की मांग कर रहे थे, या लोन के बदले 10% का इंटरेस्ट
चाहते थे। किससे चाहते थे? गवर्नमेंट से चाहते थे। सो फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लिगेट्स अलोन, तो फ्रांसीसी गवर्नमेंट यहां पर मजबूर हो गई टू स्पेंड इंक्रीज परसेंटेज ऑफ बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो यहां पर फ्रांसीसी गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि अपने ट्रेजरी का, अपने खजाने का ज्यादा से ज्यादा परसेंट वह जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च करती थी, या उसके बजट का ज्यादा से ज्यादा पैसा अकेला ही इंटरेस्ट में चला जाता था। To meet its regular expense such as cost of maintaining an army, the court, running government offices or university or state was forced to increase taxes. अपने रेगुलर एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए, अपने रोज के खर्चे को बनाने के लिए या रोज के खर्चे को मेंटेन करने के लिए, जैसे कौन से रोज के खर्चे? मेंटेनिंग आर्मी, सेना को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसों को रन करना, यूनिवर्सिटी को मेंटेन करना, इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीमेंट करने के लिए फोर्स होना पड़ा, यानी बाध्य होना पड़ा। Yet even the measures would not be sufficient. इसके बाद भी उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते। French society in the 18th century was divided into 3 states. 18th century में जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेज में डिवाइड था। Only members of third state paid taxes. केवल थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वही टैक्स पे करते थे। The society of each state was part of the feudal system that dated back to be Middle Age. कह रहा है फ्रांसीसी समाज फेडरल सिस्टम यानी प्राचीन सिस्टम का एक भाग था, जिससे बहुत समय पहले या मिडिल एज में बनाया गया था, या मध्य समय में बनाया गया था, या बहुत प्राचीन समय में बनाया गया था। In term of old regimes as usual used to describe society institution in France before 1789, जिसे प्राचीन रिजमीज ने या राजतंत्र ने बनाया था, जिसके बारे में, समाज के बारे में, वहां के इंस्टीट्यूशन में, वहां के संस्थानों में डिस्क्रिप्शन दिया गया था बिफोर द 1789, जो 1789 से पहले का समाज था। फिगर टू शो हाउ द सिस्टम इज ई स्टेट फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। जो फिगर है वह शो कर रहा है कि कैसे फ्रांस का समाज बटा हुआ था। पीजेंट मेक अप अबाउट 90% ऑफ दिस पॉपुलेशन। पीजेंट जो किसान थे या काश्तकार थे, उस समाज का 90% बना चुके थे, या समाज में 90% किसान थे। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर्स ऑफ देयर ओन लैंड्स ऑफ द कल्टीवेशन, जबकि उनके पास जमीन का जो मालिकाना हक था वो बहुत कम था, या उनके पास बहुत कम जमीनें होती थी। About 60% of the land was owned by the nobles. 60% जो जमीनें थी वो सामंतों के अधिकार में थी, या जो सामंत थे उनके पास पूरे फ्रांस की 60% जमीनें थी। The church and the other richer member have third estate, या दूसरे जो चर्च थे या दूसरे जो संपन्न मेंबर थे उनके पास 60% जमीनें उनके अधिकार में थी। The member of first two state that has clergy and the nobility enjoy certain prevailing by the birth. कह रहा है कि जो मेंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज, पहले और दूसरे स्टेज के जो मेंबर थे, जो क्लर्जी थे, नोबेलिटीज थे, जो सामंत थे, जो कुलीन वर्ग था, वह एक निश्चित अधिकारों का एंजॉय करता था ड्यू टू द बर्थ, मतलब जन्म से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड द स्टेट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था कि उन्हें टैक्स यानी गवर्नमेंट के टैक्स से या स्टेट में लगने वाले टैक्स से छूट थी। द नोबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज। इसके अलावा कुछ सामंतीय प्रतिबंधों का भी वो एंजॉयमेंट करते थे, या कुछ सामंती छूटों का भी वो लाभ लेते थे। These includes the render service of the Lord. These includes feudal dues जो feudal dues था where they extraction from the peasants, जिसे वो काश्तकारों से वसूलते थे, यानी जो सामंती कर था जिसे वो काश्तकारों से वसूलते थे। Peasants were obligates for the render service of the Lord.
पीजेंट्स जो थे वो एक रेंडर सर्विस यानी बेरोजगारी यानी बेगारी की सर्विस करते थे या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते थे, लॉर्ड मतलब अपने मालिक के लिए। एंड टू वर्क ऑन द हाउस एंड फील्ड, और उनके घरों और उनके खेतों में कार्य करते थे। टू सर्व इनटू आर्मी एंड पार्टिसिपेट बिल्डिंग रोड्स, यहाँ तक कि वो आर्मी यानी सेना के लिए और रोड बनाने में भी अपनी सेवा देते थे। द चर्च to extract the share of taxes called tithe from the peasants, and finally all member of third estate had pay tax to the state। चर्च को वो अपने प्रोडक्शन का टिथ यानी 1/3 यानी 1/10वां भाग देते थे, और थर्ड स्टेज के जो मेंबर्स थे वो स्टेट को टैक्स भी देते थे। दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स ऑफ टिथ, कह रहा है उसमें एक डायरेक्ट टैक्स था जिसमें डायरेक्ट टैक्स होता था जो देना पड़ता था, उसके अलावा भी कई इनडायरेक्ट टैक्स भी उन्हें पे करने पड़ते थे। विच दे लैब्स टू बी आर्टिकल्स टू एवरीडे कंजम्पशन लाइक साल्ट एंड तम्बाकू, जिसमें वो प्रतिदिन के उपभोग करने वाली वस्तुओं पर जैसे नमक और तम्बाकू था उस पर भी वो टैक्स देते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज ब्रोम्स टू बी कॉल्ड थर्ड स्टेट एलोन, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी थी या फाइनेंशियल प्रेशर जो था फ्रेंच सोसाइटी में वो केवल थर्ड स्टेट पर था, और थर्ड स्टेट अकेले ही उस बर्डन का वहन कर रहा था या उस भार का वहन कर रहा था। तो आप फ्रांसीसी समाज को देख लीजिए। फ्रांसीसी जो समाज है वो थर्ड, पहली जो स्टेट थी वो क्लेर्जी थी, दूसरा जो स्टेट था वो नोबेल्टी यानी ये राजशाही परिवार था यानी राजतंत्र के लोग थे, दूसरा सामंतवाद था, ये जो लोग थे ये टैक्स नहीं पे करते थे। जो तीसरा स्टेट था जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर थे, ये टैक्स देते थे। पीजेंट था, आर्टिशियन थे, ये टैक्स देते थे। स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट ये सब टैक्स देते थे। लाइफ्स क्या होता है? यूनिटी ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस डिसकंटिन्यू इन 1794, यह एक करेंसी का रूप था। क्लर्जी ग्रुप्स ऑफ पर्सन इन्वेस्ट विद द स्पेशल फंक्शन ऑफ चर्च, जो चर्च के स्पेशल फंक्शंस कार्यों में पार्टिसिपेट करते थे। टेथ क्या है? टैक्स लाइव बाय चर्च कंप्रेज टू 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, 1/10वां भाग कृषिगत उत्पादनों पर चर्च को दिया जाता था। और टेल्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स जो था जो स्टेट गवर्नमेंट को या फ्रांसीसी गवर्नमेंट को दिया जाता था। अगला जो टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव यानी जीने के लिए संघर्ष। फ्रांसीसी समाज को अपने जीने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि क्यों उन्हें संघर्ष करना पड़ा। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच रोज अबाउट द 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांसीसी जो जनसंख्या थी वह 23 मिलियन से 28 मिलियन हो चुकी थी, यानी 1715 में यानी 1715 में जो जिसकी संख्या 23 मिलियन थी वो 1789 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 28 मिलियन हो चुकी थी। दिस लीड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, जिसके कारण अनाजों की डिमांड में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट बी केप पेस विद द डिमांड, जो प्रोडक्शन था अनाजों का जो प्रोडक्शन था वह उतनी तेजी से मांग के आधार पर नहीं बढ़ा। सो द प्राइसेस ऑफ ब्रेड विड बी अ स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली, तो जिसके कारण जो ब्रेड यानी जो रोटी थी, जो कह सकते हैं आप ब्रेड जिसको आप कहते हैं, हम यहाँ ब्रेड क्या को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ ब्रेड की बात रोटी से ही लेंगे। तो जो ब्रेड था जो एक स्टेपल डाइट थी फ्रांसीसी मेजोरिटी सोसाइटी की, उसके प्राइसेस तेजी से बढ़ गए। मोस्ट वर्कर वाज एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन वर्कशॉप, ज़्यादातर जो लोग थे वो वर्कशॉप यानी कारखानों में लेबर के रूप में कार्य करते थे या वहां पर वो लेबर के रूप में एम्प्लॉयड थे। हुज ओनर फिक्स देयर वेज, जिसका मालिक उनकी मजदूरी को फिक्स किया था। बट वेज डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइसेस, मजदूरी प्राइसेस बढ़ने के कारण उतनी तेजी से नहीं रोज अप हुई जितनी तेजी से फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़े। सो गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडर, जिसके कारण धनी और गरीब के बीच जो गैप था, दूरी थी, वो बढ़ने लगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रट हेल्प्स रिड्यूस द हार्वेस्ट,
कह रहा है कि वस्तुएं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी और जटिल होने लगी जब सूखा या हेलिंग होने लगी और फसलें नष्ट होने लगी। दिस लीड द सब्सटेंस क्राइसिस, समटाइम दे अकर्ड फ्रीक्वेंटली ऑन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिमीज, जिसके कारण जो वस्तुओं को क्राइसिस यानी वस्तुओं का अकाल पड़ गया, जो कि प्रायः जो फ्रांस की ओल्ड रेजमी यानी प्राचीन जो समाज था, प्राचीन जो राजतंत्र था, उसके समय भी होती थी। तो उसका कारण क्या था, आप यहां पर देखिए कि जो बैड हार्वेस्ट होती थी तो उसका जो सबसे पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, जो गरीब थी वो लंबे समय तक जो है रोटी को नहीं खरीद सकते थे। डिजीज इक्विपमेंट्स, जो बीमारियां होती थी वो भी उस समय अपने प्रभाव को काफी ज्यादा कर लेती थी। क्यों? क्योंकि फूड ग्रेन जब नहीं मिलता था तो शरीर लोगों का कमजोर हो जाता था और बीमारियां उन्हें घेर लेती थी, जिससे डेथ रेशियो बढ़ जाता था। तो हाउ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन, लुक एट दिस फिगर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फ्रांस इन 18th century. Next, in the next parts of this video, we are discussing about a growing middle class averaging to end the privilege. कह रहा है कि किस तरह मिडिल क्लास का जन्म हुआ और किस तरह उन्होंने पुरानी मान्यताओं को अवॉइड करना शुरू किया या उसे नष्ट करना शुरू किया। इसके बारे में हम चर्चाएं अगली वीडियोस में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, अपने कमेंट हमें दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।